सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल टी वेव के बारे में और टी वेव की एबनॉर्मलिटीज के बारे में। तो एबनॉर्मलिटीज ऑफ द टी वेव पढ़ने से पहले अपन को नॉर्मल टी वेव के बारे में पढ़ना है कि जो नॉर्मल टी वेव होती है वो क्यों बनती है। वो बनती है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की वजह से। जो वेंट्रिकल है वो जब रीपोलराइज होता है, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर आपको नॉर्मल टी वेव देखने को मिलती है ईसीजी के अंदर। अब नॉर्मल टी वेव तो आपको पता है कि ये इस वजह से बनती है। होती कैसी है नॉर्मल टी वेव की बात करें तो नॉर्मल टी वेव क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब बेस लाइन से ऊपर की तरफ होती है। जैसे ये आपकी ईसीजी है तो ईसीजी में जो ये टी वेव है, आपकी टी वेव क्या है, बेस लाइन से ऊपर की तरफ होती है, नॉर्मली पॉजिटिव देखने को मिलती है और इसकी साइज भी थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी एबनॉर्मलिटीज, मतलब टी वेव की एबनॉर्मलिटीज हो रही है तो किस कारण की वजह से होती है। तो टी वेव की एबनॉर्मलिटीज होती है, मेनली होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगर बॉडी के अंदर या हार्ट मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जिस वजह से आपकी टी वेव की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। टी वेव नेगेटिव भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, और भी कंडीशन के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर मसल मास बढ़ जाए, ठीक है, अगर जो सेल है, सेल की थिकनेस अगर बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ने की वजह से भी आपकी टी वेव की जो शेप है, साइज है या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा रीजन भी क्या है, मसल मास के बढ़ने की वजह से आपकी टी वेव चेंज हो सकती है। या फिर अगर अपन बात करें जो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स होते हैं, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स मतलब एक्स्ट्रा बीट्स जो होती है, ठीक है, वेंट्रिकल की जो है एक्स्ट्रा बार बीट कर जाता है, उस वाली कंडीशन के अंदर भी आपकी टी वेव की जो शेप है, साइज है या फिर जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो नॉर्मली अपन बात करें टी वेव का डीपोलराइजेशन किस वजह से, इन कारणों की वजह से चेंज हो जाती है, उनकी साइज, शेप और सब कुछ। अब बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती है टी वेव के अंदर। ठीक है, टी वेव की एबनॉर्मलिटीज बहुत सारी है, मेनली जो है 5 एबनॉर्मलिटी अपन को पढ़नी है। सबसे मेजर एबनॉर्मलिटी है टॉल पीक्ड टी वेव, मतलब टॉल पीक टी वेव। अगर आपकी टी वेव, भाई आपको नॉर्मल टी वेव पता है कि नॉर्मल टी वेव जो है बहुत स्मॉल होती है, मतलब नॉर्मल होती है, ठीक है, ये अपनी नॉर्मल बात करें तो ये अपनी नॉर्मल टी वेव। नॉर्मल टी वेव के बारे में मैंने पहले लेक्चर ले रखा है, तो उस वाली क्लास में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टी वेव की कितनी साइज होती है, कितने एमएम की होती है, वो सब आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे अपन बात करें जो अपनी टी वेव है, अगर वो अपनी साइज से टॉल हो जाए, ठीक है, पीक्ड हो जाए, मतलब पीक, बिल्कुल पीक पे चले गई है, तो टॉल पीक्ड टीवे अगर आपको देखने को मिलती है तो पहली एबनॉर्मलिटी क्या है, अपनी टॉल पीक्ड टीवे। मतलब टीवे के अंदर पहली एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है कि टीवे क्या है, टॉल हो सकती है। दूसरी एबनॉर्मलिटी क्या है कि टीवे क्या हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, या फिर टीवे क्या है, फ्लैट हो सकती है, या तो बहुत स्मॉल हो जाएगी या फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी एबनॉर्मलिटी क्या है, अगर टी वेव जो है वो क्या हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए, मतलब बेसलाइन से नेगेटिव हो जाए, तो तीसरी एबनॉर्मलिटी क्या है, टी वेव इन्वर्टेड हो सकती है। चौथी एबनॉर्मलिटी क्या है, टी वेव जो है वो बाइफेजिक हो जाए। बाइफेजिक का मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रही है एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बाइफेजिक टी वेव। अगली एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है, टी वेव अल्टरनेंस। टी वेव अल्टरनेंस का मतलब टी वेव जो है हर बीट के साथ में अगर चेंज हो रही है, मतलब जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बीट ये है और दूसरी बीट आपकी टी वेव की है ये, तो इस एक टी वेव और दूसरी टी वेव, मतलब हर बीट के साथ में अगर टी वेव की शेप जो है या साइज जो है या डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जाता है, उसको बोलते हैं टी वेव अल्टरनेंस। तो टी वेव क्या हो रही है, अगर अल्टरनेंस हो रहा है तो वो भी एक क्या है, एबनॉर्मलिटी है। तो टोटल 5 एबनॉर्मलिटी आपको टी वेव के बारे में पढ़नी है। सबसे पहली एबनॉर्मलिटी की बात करें तो वो है पीक्ड टॉल टी वेव। अगर आपकी टी वेव टॉल या पीक्ड देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉल देखने को मिलती है, तो उसका कारण क्या है, किस किस कारण की वजह से ईसीजी में ये देखने को मिलती है, उसके बारे में अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपरकैलेमिया। देखो, हाइपरकैलेमिया का मतलब हाइपर यानी बढ़ना, कैलेमिया यानी पोटेशियम। तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के कारण आपकी टी वेव जो है उसकी साइज क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पोटेशियम क्या कराता है, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन कराने के लिए, ठीक है। जब आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो एक्शन पोटेंशियल में आपने फेज पढ़ी थी, फेज 3। तो फेज 3 में क्या होता है, आपका पोटेशियम जो है इफ्लक्स होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलता है, सेल अपनी पॉजिटिविटी लूज करता है। पॉजिटिविटी लूज करने की वजह से जो सेल है वो क्या हो जाती है, इनसाइड नेगेटिव होती जाती है, और वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल की सेल क्या करती है, रिपोलराइजेशन करती है, और उस रिपोलराइजेशन की वजह से क्या बनती है, अपनी टी वेव बनती है। मतलब जो पोटेशियम है वो सीधा सीधा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टी वेव के बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ज्यादा पोटेशियम होगा, देखो हाइपरकैलेमिया का मतलब पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होना, तो पोटेशियम ज्यादा होगा तो ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा। जितना ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा
ठीक है, उतनी टॉल आपको टी वेव ईसीजी में देखने को मिलेगी। तो ईसीजी के अंदर आपको टॉल टी वेव देखने को मिलती है, किस कारण की वजह से? हाइपरकैलेमिया की वजह से। अगर ईसीजी में कभी भी आपको टॉल टी वेव दिखे तो उसका मेजर कॉज जो है, मेन जो कॉज है वो क्या है? हाइपरकैलेमिया। दूसरा अपन बात करते हैं नॉर्मल इन एथलीट्स एंड अफ्रीकन्स। देखो एथलीट्स के अंदर और अफ्रीकन्स के अंदर जो है तो टी वेव जो है आपको नॉर्मली टॉल देखने को मिल सकती है। उसका रीजन है कि एथलीट्स जो होते हैं या जो अफ्रीकन्स होते हैं उनका हार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, मसल जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, जो डीपोलराइजेशन और जो रीपोलराइजेशन है थोड़ा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है? टी वेव टॉल भी देखने को मिल सकती है, बाकी नहीं भी देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि देखने को मिलेगी ही, ठीक है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। उसका रीजन क्या है? एथलीट्स क्या करते हैं? एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, जिस वजह से उनकी हार्ट मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, स्ट्रांग होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा होता है और रिलैक्सेशन भी अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, फोर्सफुली होता है, तो जिस वजह से टी वेव आपको टॉल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपर एक्यूट एमआई। देखो हाइपर एक्यूट एमआई के अंदर क्या होता है? आपको ये पता है कि एमआई के अंदर एसटी सेगमेंट बढ़ता है। ठीक है, एसटी सेगमेंट मतलब एलिवेशन होता है। एसटी सेगमेंट है ये अपनी जगह पे एलिवेट होता है। कब? एक्यूट एमआई के अंदर। कब होता है? एक्यूट एमआई के अंदर। मतलब किसी पेशेंट के अगर हार्ट अटैक आएगा, एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो किसी भी पेशेंट के अगर सडनली हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, तो सडन हार्ट अटैक आने के कारण क्या होगा? उसके एसटी सेगमेंट जो है, ये अपना एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगा, उसको बोलेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन। पर एसटी सेगमेंट एलिवेशन से पहले वाली कंडीशन मतलब हाइपर एक्यूट, ये तो एक्यूट की बात कर रही है, अपन हम क्या कर रहे हैं? हाइपर एक्यूट एमआई के अंदर। तो हाइपर एक्यूट एमआई के अंदर क्या होता है कि आपकी टी वेव जो है, एसटी सेगमेंट तो एलिवेट होता ही है, उसके साथ में टी वेव टॉल देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक, तो ये जो टॉल टी वेव दिख रही है ये किसके अंदर दिखती है? हाइपर एक्यूट एमआई के अंदर भी आपको टॉल टी वेव देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मायोकार्डियम जो लेयर है, देखिए एग्जांपल लीजिए, सेल्स है, इन सेल्स के अंदर अभी सडनली डेथ हुई है या सडनली इंजरी हुई है। इंजरी होने के कारण क्या होता है कि आपको पता है कोई भी चोट लगती है उस जगह पे थोड़ी सी देर वो सेंसिटिव हो जाता है वो एरिया। ठीक है, सडन जैसे किसी के सडन चोट लगेगी तो वो जो एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, सेल्स प्रॉपर अपना काम लूज नहीं करती। भाई ऐसा समझिए, एक सेल है, अभी उसके अंदर कोई चोट लगी है तो 1 घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में तो वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी जैसे सडनली कोई चीज हुई है तो वो अपना काम जो है प्रॉपर नहीं कर पा रही, पर कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि सेंसिटिव होने की वजह से जो है आपको रीपोलराइजेशन जो है सेल्स का वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और रीपोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? आपकी जो टी वेव है वो थोड़ी टॉल देखने को मिलती है, बढ़ जाती है, उसकी हाइट जो है, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो हाइपर एक्यूट एमआई के अंदर आपको टॉल टी वेव देखने को मिल सकती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मायोकार्डियम इंजरी होने की वजह से, सडन का मायोकार्डियम इंजरी होने की वजह से जो रीपोलराइजेशन और जो डीपोलराइजेशन है वो जो है थोड़ा तेज हो जाता है, जल्दी हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल होने की वजह से टॉल टी वेव आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिलती है। बाकी इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिज्मेंटल एंजाइना। तो प्रिज्मेंटल एंजाइना के बारे में पता है, एंजाइना 3 टाइप का होता है, आपको पता है, स्टेबल, अनस्टेबल और प्रिज्मेंटल। प्रिज्मेंटल का मतलब अगर जो कोरोनरी आर्टरी है वो सडनली क्या हो जाए? नैरो हो जाए, ठीक है, या फिर स्पाज्म हो जाए। स्पाज्म, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाए? टेम्पररी सडनली स्पाज्म हो जाए, या आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे सडनली वो क्या हो गई? स्पाज्म हो गई, ठीक है, आंटी लग गई उसके अंदर, जिस वजह से ब्लड सप्लाई सडनली क्या हो गई? बंद हो गई इस एरिया को। अब इस ये एग्जांपल लीजिए, हार्ट की मसल्स है, हार्ट की मसल्स को सडनली अगर सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सेम चीज होगी भाई, नेक्रोसिस, सेल डेथ अभी हुई नहीं है, सिर्फ इंजरी हुई है। इंजरी होने के कारण रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में दिक्कत आएगी, दिक्कत आने की वजह से टी वेव आपको टॉल देखने को मिल सकती है। तो प्रिज्मेंटल एंजाइना के अंदर भी आपको टॉल टी वेव देखने को मिल सकते हैं। तो 4 कॉज है: हाइपरकैलेमिया, ठीक है, नॉर्मली इन एथलीट्स और अफ्रीकन्स, हाइपर एक्यूट एमआई एंड प्रिज्मेंटल एंजाइना। आपको ध्यान रखना है 4 कॉजेस की वजह से टी वेव टॉल देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप ईसीजी में टॉल टी वेव देखें तो आपको 4 कॉजेस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्वर्टेड टी वेव। इन्वर्टेड टी वेव का मतलब टी वेव नेगेटिव दिख रही है, इन्वर्टेड उल्टी अगर ईसीजी के अंदर देखने को मिल रही है। नॉर्मली आपको टी वेव पॉजिटिव दिखती है, पर अगर यहाँ पे टी वेव जो है नेगेटिव दिखती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड टी वेव। तो इन्वर्टेड टी वेव किस किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है? तो सबसे पहला कारण है नॉर्मल फाइंडिंग इन चिल्ड्रन। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर टी वेव नेगेटिव देखने को मिल सकती है V1 से लेके V3 के अंदर।
ठीक है, सबके अंदर नहीं दिखती, सिर्फ V1 से V3 के अंदर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनका हार्ट जो है थोड़ा सा राइट साइड में होता है, ठीक है, राइट डोमिनेंट रहता है। तो राइट डोमिनेंट रहने की वजह से V1 से नॉर्मली आपको पता है हार्ट की डायरेक्शन जो है किधर रहती है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, पर यहाँ पे हार्ट सीधा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस V1 से V3 की तरफ आती है, और V1 V3 की तरफ आने की वजह से जो डायरेक्शन है थोड़ा सा चेंज होने की वजह से जो है आपके रीपोलराइजेशन के अंदर जो देखिए ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका हार्ट लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता जाएगा और रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन नॉर्मल होता जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा राइट में होने की वजह से जो है जो कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन है वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, और एबनॉर्मल होने की वजह से आपकी टी वेव जो है V1 से V3 के अंदर जो है कैसी दिखती है, इन्वर्टेड देखने को मिलती है। तो जब भी अगर बच्चे की ECG करें आप और अगर आपको V1 से V3 के अंदर इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलती है तो उसका मतलब है कि पेशेंट के नॉर्मल है, कोई पैथोलॉजिकल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर आपको नेगेटिव या इन्वर्टेड टी वेव क्यों देखने को मिलती है? यहाँ पे देखिए, मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब मायोकार्डियम जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, सेल को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी। एग्जांपल लीजिए, इस सेल को सप्लाई मिल रही थी, ब्लॉक होने के कारण इसको सप्लाई नहीं मिल पा रही प्रॉपर, नहीं मिलने के कारण दोनों सेल्स ने क्या किया, जो इनका कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है थोड़ा सा स्लो हो गया, और थोड़ा सा क्या हो गया भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा और रिलैक्सेशन हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, वेरिएशन चेंज आने की वजह से, भाई कॉन्ट्रैक्शन की बात छोड़िए, अपन यहाँ पे डीपोलराइजेशन की बात करें, टी वेव की बात करें तो डीपोलराइजेशन की बात करेंगे। वेंट्रिकल जो है प्रॉपर्ली डीपोलराइज नहीं हो पाएगा क्योंकि सप्लाई नहीं मिल पा रही, नहीं होने के कारण, डीपोलराइज नहीं होने के कारण क्या होगा कि जो टी वेव है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मली पॉजिटिव होती है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मायोकार्डियम सेल के अंदर इंजरी हो सकती है, इंजरी होने के कारण जो है टी वेव की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो सकती है, टी वेव की डायरेक्शन चेंज हुई तो इस वजह से आपको टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर आपको टी वेव जो है इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब ठीक है, दो तरीके से अपन एमआई को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है सब एंडोकार्डियल, एक होता है ट्रांसमोरल। अगर आपकी एग्जांपल लीजिए, ये अपनी मायोकार्डियम है पूरी, ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बनी है। एग्जांपल सेम यहाँ पे अपनी मायोकार्डियम है, ये भी 3 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है, 3 लेयर से मतलब 3 सेल से मिलकर बनी है। यहाँ पे 3 सेल की बात करते हैं। अगर ये तीनों सेल्स के अंदर डेथ हो जाएगी, तीनों सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और तीनों पूरी कंप्लीट लेयर की, यानी मतलब पूरी कंप्लीट थिकनेस की, यहाँ पे किसकी बात करें अपन, थिकनेस, कंप्लीट थिकनेस की अगर डेथ हो रही है तो उसको तो अपन बोलेंगे ट्रांसमोरल एमआई। और अगर सिर्फ पार्शियली थिकनेस, हाफ थिकनेस की अगर डेथ हो रही है उसको क्या बोलेंगे, सब एंडोकार्डियल एमआई। तो सब एंडोकार्डियल एमआई के अंदर आपकी जो एंडोकार्डियम उसके पास वाली जो सेल्स है उनकी सिर्फ डेथ होती है। उनकी डेथ होने के कारण आपको जरूरी नहीं है कि ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिले, एसटी सेगमेंट टॉल देखने को मिले, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिले। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं देखने को मिलता, क्या नेम में देखने को मिल सकता है, आपको टी वेव जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि ईसीजी के अंदर अगर एसटी सेगमेंट ही टॉल हो, एलिवेटेड हो तो ही एमआई होगी। अगर आपकी टी वेव इन्वर्टेड भी दिख रही है तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, एमआई हो सकती है। पर कौन सी एमआई होगी, सब एंडोकार्डियल एमआई, जिसको अपन बाद में लिखते हैं ना एनस्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनस्टेमी। तो एनस्टेमी में क्या होता है कि आपकी जो जरूरी नहीं है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो, नॉन एसटी एलिवेशन मतलब एसटी एलिवेशन नहीं हो रहा पर फिर भी पेशेंट के क्या है, एमआई है, ठीक है। तो एसटी एलिवेशन नहीं होने के कारण भी अगर एमआई हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एनस्टेमी बोलेंगे। सिर्फ इसमें हो क्या रहा था, टी वेव इन्वर्टेड आ रही है। तो टी वेव अगर इन्वर्टेड आती है तो उसका एक रीजन ये भी है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, एमआई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी विद स्ट्रेन। वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी विद स्ट्रेन का मतलब है, तो वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी का मतलब आपको पता है कि मसल मास जो है, मसल थिकनेस वो बढ़ गई है। देखो मसल थिकनेस अगर बढ़ेगी, जैसे नॉर्मली ये सेल थी, अब इसकी थिकनेस बढ़ के इतनी हो गई है, तो मसल थिकनेस बढ़ने की वजह से सेल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तेज तेज करेगी, थोड़ा स्ट्रांगली करेगी। स्ट्रांग करने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो टी वेव की जो डायरेक्शन है भाई, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा फोर्सफुली होगा, तेज होगा, तो रिपोलराइजेशन थोड़ा लेट होगा, स्लो होगा, और रीपोलराइजेशन थोड़ा एबनॉर्मल होने लग जाए। देखो कॉन्ट्रैक्शन
अब नॉर्मल आप एग्जांपल लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। थिकनेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, ज्यादा फोर्स की वजह से ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो वेंट्रिकल रिलैक्स जो करेगा, रिपोलराइजेशन जो करेगा, ठीक है, रिपोलराइजेशन कैसा हो जाएगा, इसका एबनॉर्मल हो जाएगा, और एबनॉर्मल होने की वजह से आपकी जो टी वेव है वो क्या देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। अब आपको पता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो होती है, ठीक है, जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, हाई वोल्टेज ईसीजी देखने को मिलती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल लीजिए ये V5 लीड है और V6 लीड है, इसमें क्या है आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर वेव बहुत टॉल देखने को मिली, उसके साथ में अगर आपको टी वेव नेगेटिव देखने को मिल रही है, टी वेव क्या देखने को मिल रही है, इन्वर्टेड, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेन पैटर्न। अब यहां समझना, सेम ये V5 V6 है, इनके अंदर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर वेव टॉल दिखी, ठीक, और टी वेव कैसी दिखी, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूआरएस आर वेव की टॉल दिख रही है और टी वेव इन्वर्टेड, मतलब दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ टी वेव का फर्क है। टी वेव यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव है, इसमें क्या है, नेगेटिव है। अगर टी वेव पॉजिटिव है और सेम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के क्राइटेरिया है, प्लस उससे सबने क्या टी वेव पॉजिटिव है, तो भी उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। पर अगर आपके सेम चीज है, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टॉल है, मतलब आर वेव टॉल है, उसके साथ में अगर टी वेव इन्वर्टेड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो ये कब होती है, जब पेशेंट के प्रेशर ओवरलोड हो जाता है। प्रेशर ओवरलोड की होने की वजह से, मतलब हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी होती क्यों है, क्योंकि दो रीजन की वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, या तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से या प्रेशर के बढ़ने की वजह से। देखो एग्जांपल लीजिए कि आपका सेल है, ठीक है, अब सेल के अंदर थिकनेस बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ने का दो रीजन है। एग्जांपल आप खुद के ऊपर लीजिए कि आपके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वजन डाल दूं कि भाई ये तो करना ही है, प्रेशर डाल दूं, मैं प्रेशर डालता रहूं कि इस प्रेशर से तुम्हें ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा और इसको खोलना पड़ेगा। एग्जांपल लीजिए कोई गेट है, इस गेट को आपको खोलने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर कब लगाओगे, जब आपका मसल मास बढ़ेगा। तो मसल मास बढ़ेगा मतलब हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो हाइपरट्रॉफी की हुई प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो जब हाइपरट्रॉफी प्रेशर की वजह से बढ़ती है, मतलब प्रेशर ओवरलोड होने की वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपकी टी वेव जो है वो कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब हाइपरट्रॉफी वाले क्राइटेरिया सारे होंगे, उसके साथ में टी वेव अगर इन्वर्टेड आ रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन का मतलब अगर आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टॉल दिख रहे हैं, उसके साथ में टी वेव इन्वर्टेड आ रही है या एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेस्ड आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी स्ट्रेन के अंदर टी वेव आपकी इन्वर्टेड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है, देखिए जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई एम्बोलिज्म फंस जाता है, फंसने की वजह से प्रेशर किस पे पड़ता है, सडनली प्रेशर किस पे पड़ता है, राइट वेंट्रिकल के ऊपर। राइट वेंट्रिकल के ऊपर पड़ने की वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाता है, अब देखो यहां पे आपको समझना है, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। नॉर्मल ब्लड जा रहा है तो राइट वेंट्रिकल नॉर्मल पंप कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एम्बोलिज्म फंस गया, कोई भी एक कोई चीज ब्लॉक कर दी है, यहाँ पे आर्टरी में कोई चीज ने ब्लॉक कर दिया, जैसे एग्जांपल ब्लड क्लॉट हो सकता है या फैट मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हो गई तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा था अब वो जाएगा नहीं, तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, अपना राइट वेंट्रिकल पे। अब राइट वेंट्रिकल पे सडनली प्रेशर पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर मतलब प्रेशर ओवरलोड हो रहा है, प्रेशर ओवरलोड की वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, सेल की थिकनेस बढ़ेगी, क्यों, उसको ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स होने की वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी किस वजह से हो रही है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से, और प्रेशर की वजह से बढ़ती है तो पीसीजी में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन पैटर्न। स्ट्रेन पैटर्न का मतलब कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो देखने को मिलेगी, मतलब आपको जो V1 देखेंगे तो V1 के अंदर आपको आर वेव तो देखने को मिलेगी, उसके साथ में अगर टी वेव इन्वर्टेड दिखती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन पैटर्न, ठीक है। तो आपको स्ट्रेन पैटर्न देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि सडनली क्या हो रहा है, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है। सडनली ब्लॉकेज होने के कारण राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरट्रॉफी होने के कारण टी वेव जो है, जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो रहा है, और एबनॉर्मल होने के कारण टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर।
रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जैसे कि अगर किसी पेशेंट के स्ट्रोक हो जाए या उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, जो ब्रेन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा कि जो उसकी सिंपैथिक सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्ट जो ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ज्यादा हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो उस वाली कंडीशन के अंदर आपको टीवे जो है वो कैसे देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। पर इसके अंदर आपको टीवे थोड़ी सी अलग प्रकार की टीवे देखने को मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव दिखेगी पर बहुत ज्यादा डीप टीवे देखने को मिलती है। किसके अंदर, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कारण आपको ऐसी टीवे देखने को मिल सकती है। पर ऐसा नहीं है कि दिखने को मिलेगी, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया कि हाँ देखने को मिल सकती है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। देखो बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्या होता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक दो हो गए, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। कहने का मतलब आपके दो बंडल ब्रांचेस होते हैं, ये बंडल ऑफिस राइट में निकली जो राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट में निकली लेफ्ट बंडल ब्रांच। अगर लेफ्ट में ब्लॉक हुआ या राइट में ब्लॉक हुआ तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। कैसे, एग्जांपल लीजिए कि जब आप V1 देखेंगे तो V1 में आपको पता है कि क्या देखने को मिलेगा, एम पैटर्न, ठीक है, आरएसआर पैटर्न जिसको कहते हैं। तो आरएसआर पैटर्न देखने को मिलेगा। आरएसआर पैटर्न के साथ में आपको टी वेव जो है वो कैसे देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड। क्यों देखने को मिलेगी इन्वर्टेड, क्योंकि देखिए वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल, अगर राइट बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो रही है तो पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच को, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगी, फिर राइट को मिलेगी क्योंकि ये तो ब्लॉक है। तो वेंट्रिकल इंपल्सेस जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, थोड़ी लेट मिल रही है, ठीक है। तो वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन है थोड़ा लेट हो रहा है, लेट होने की वजह से वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन अगर डिस्टर्ब होता है तो टी वेव आपको कैसे देखने को मिलती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। ऐसा समझिए, देखिए ये दो आरवे भी बन क्यों रही है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और दोनों वेंट्रिकल अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा भाई, आपको पता है डीपोलराइजेशन दोनों वेंट्रिकल का साथ में होता है, ठीक है, साथ में होता है, दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, पर दोनों वेंट्रिकल अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस आ गया, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, कॉन्ट्रैक्शन में डिस्टर्बेंस आया तो रिलैक्सेशन में भी डिस्टर्बेंस आएगा, और रिलैक्सेशन अगर वेंट्रिकल का जो है डिस्टर्ब होगा तो आपकी टी वेव जो है वो क्या होगी, नेगेटिव देखने को मिल सकती है। तो राइट वेंट्रिकल, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर आपको टी वेव क्या देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब, सॉरी वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक का मतलब अगर वेंट्रिकल की कोई सेल, एग्जांपल लीजिए ऐसे नोड से कोई बीट जनरेट हुई, ये फर्स्ट बीट अपनी एवी नोड गई, दोनों बंडल ब्रांचेस और वेंट्रिकल, तो एक नॉर्मल PQRST बना। अब यहाँ पे समझिए वेंट्रिकल की कोई एक सेल है, उसने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनाई, जनरेट करी। अब इस सेल ने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करी तो वेंट्रिकल ने क्या किया कि एक्स्ट्रा बार बीट किया, एक्स्ट्रा बार बीट किया तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझने की चीज क्या है, अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना आपका, अब ये एबनॉर्मल टाइप का, देखो ये नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा एबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो ये एबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन एबनॉर्मल हो रहा है तो रीपोलराइजेशन भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो आपकी टी वेव जो है वो क्या हो सकती है, इसमें इन्वर्टेड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टी वेव जो है वो क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन है वो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देखो पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर क्या होता है, आपकी जो पेरिकार्डियम लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाए, अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो ये अगर फ्लूइड ज्यादा हो गया, एग्जांपल लीजिए पहले इतना नॉर्मल था, अब ये फ्लूइड जो है ज्यादा हो गया, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे, यहाँ पे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, तो हार्ट जो इंपल्सेस है, ठीक है, जो ये वेक्टर्स है और जो अपने इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और ये फ्लूइड क्या करेगा, इस फ्लूइड, ये फ्लूइड इसको डिस्टर्ब करने का काम करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही है उसको डिस्टर्ब करने का काम करेगा, इलेक्ट्रोड तक जो है इंपल्सेस पहुंच नहीं पाएगी प्रॉपर, और टी वेव जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण क्या है, क्योंकि पेरिकार्डियम जो है वो क्या हो गई है, उसके अंदर फ्लूइड भर गया है, थोड़ी थिक हो गई है, थिक का मतलब उसमें फ्लूइड भर गया है, ये फ्लूइड भर गया। तो अब जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है, देखो
जब पानी भर चुका, चारों तरफ पानी भर चुका है, तो वेंट्रिकल प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाएगा। रिलैक्स नहीं होगा तो रिलैक्स कौन कराता है? पेरिकार्डियम, जो बाहर वाली लेयर वही तो रिलैक्स होती है, तो वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाएगी। रिलैक्स नहीं हो पाएगी मतलब रिपोलराइजेशन नहीं कर पाएगी, और रिपोलराइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके वेक्टर्स है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स उनसे दूर जाएंगे, दूर जाने की वजह से टी वेव आपको नेगेटिव देखने को मिल सकती है। तो टी वेव नेगेटिव देखने को मिल सकती है कब? पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वेंट्रिकल का जो रिपोलराइजेशन है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस भी सेम कॉज है। अगर पेरिकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया सडनली, तो जिस वजह से क्या होता है? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से जो प्रॉपर वेंट्रिकल है वो प्रॉपर रिपोलराइज नहीं कर पाता, नहीं करने की वजह से टी वेव की जो है वो इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी भी अगर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर भी अगर डैमेज हो जाए या कोई डिजीज हो जाए, तो डिजीज होने की वजह से या एबनॉर्मलिटी हो जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बिगड़ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी टी वेव जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइफेजिक टी वेव। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। अगर आपकी टी वेव जो है वो बाइफेजिक हो, बाइफेजिक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव ईसीजी में देखने को मिलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइफेजिक टी वेव। और उसका सबसे मेन कारण है वैलेंस सिंड्रोम। इस चीज को समझते हैं। वैलेंस सिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसा सिंड्रोम या एक ऐसा कंडीशन जिसके अंदर आपकी जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, एलईडी जो आर्टरी रहती है, देखो एलईडी आर्टरी कौन सी रहती है? ये अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो सबसे मेन ब्रांच निकलती है, जो नीचे की तरफ जाती है, जो किसको देती है? अपने सेप्टम को। ये सेप्टम है, इसको भी ब्लड सप्लाई कौन देती है? अपनी एलईडी। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट को भी कौन देती है? अपनी एलईडी। ठीक, और जो नीचे की तरफ जो थोड़ा सा इंफीरियर पार्ट को भी कौन सी देती है? अपनी एलईडी। तो इन तीनों पार्ट्स को जो सप्लाई दे रही है वो कौन सी है? अपनी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर अगर सडनली स्टेनोसिस हो जाए, मतलब वो सडनली ब्लॉक हो जाए, नैरो हो जाए, तो नैरो होने के कारण इस पूरे रीजन को जो है क्या नहीं मिलेगा? ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई अगर बंद हो गई, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? अब यहां पे देखिए, अगर सेल की डेथ हो गई है तो उस वाली कंडीशन में तो क्या होगा? एसटी सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ चले जाएगा, या फिर एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई बंद हुई है, सडनली नैरो होने की वजह से सप्लाई प्रॉपर अभी तक चल रही है पर कम हो गई है। इस वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपकी जो टी वेव है वो क्या देखने को मिलेगी? बाइफेजिक देखने को मिलेगी। इसको डायग्नोस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको डायग्नोस कर लिया तो आप पेशेंट की जान बच सकती है। तो आपको टी वेव अगर जो है V1 से V3 के अंदर अगर बाइफेजिक दिख रही है, बाइफेजिक भी कैसे? पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो अगर ESC डायरेक्शन की आपको टी वेव देखने को मिलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस सिंड्रोम। तो वैलेंस सिंड्रोम के अंदर आपको जो है पॉजिटिव नेगेटिव टी वेव देखने को मिल सकती है। उसका रीजन क्या है? एलईडी जो आर्टरी रहती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो रहती है, उसके अंदर सडनली स्टेनोसिस होने के कारण या नैरो होने के कारण ये चीज होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब मायोकार्डियम जो है उसके अंदर प्रॉपर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही। अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन डिस्टर्ब होने की वजह से टी वेव जो है बाइफेजिक देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर भी मतलब पोटेशियम की कम होने की वजह से, पोटेशियम अगर बॉडी में कम हो गया तो क्या पोटेशियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिपोलराइजेशन की वजह से। और पोटेशियम कम हुआ तो रिपोलराइजेशन थोड़ा कम होगा, कम होने की वजह से जो है टी वेव जो है वो थोड़ी एबनॉर्मल होने लग जाएगी, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लैट या स्मॉल टी वेव। अगर ईसीजी में आपको फ्लैट दिख रही है टी वेव या फिर स्मॉल दिख रही है, उसका रीजन क्या है? अगर आपको ईसीजी में बिल्कुल टी वेव जो है फ्लैट दिख रही है, या तो बिल्कुल स्मॉल या बिल्कुल फ्लैट, तो उसका रीजन क्या है? उसका पहला कारण है हाइपोकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम क्या कराता है? रिपोलराइजेशन, और पोटेशियम अगर कम हुआ तो रिपोलराइजेशन कम होगा, रिपोलराइजेशन कम होगा तो छोटे छोटे वेक्टर्स बनेंगे और आपको टी वेव जो है बहुत या तो स्मॉल देखने को मिलेगी या बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगी। टी वेव की बजाय आपको क्या देखने को मिलेगी? इसमें यू वेव देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, टी वेव की बजाय यू वेव देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है आप कहीं यू वेव को टी वेव ना पढ़ ले, ठीक है? यू वेव थोड़ी दूर बनती है, टी वेव थोड़ी पास बनती है, तो टी वेव के बजाय क्या देखने को मिलेगी? यू वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सेम चीज मायोकार्डियल इस्कीमिया। अगर मायोकार्डियम इस्कीमिया हो गया, मतलब मायोकार्डियम जो है पूरी मायोकार्डियम लेयर को जो है सप्लाई बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, तो जिस वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, रिपोलराइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो टी वेव जो है आपको बहुत स्मॉल देखने को
मिल सकती है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड जो है वो उसकी मात्रा कम हो गई है, तो थायराइड अगर कम होगा तो जो हार्ट की जो है मेटाबॉलिक बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी। हार्ट रेट स्लो होने के कारण प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो होने के कारण आपको टी वेव जो है वो बहुत स्मॉल देखने को मिलेगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इसमें आपको स्मॉल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर भी सेम चीज, अगर पेरिकार्डियम लेयर के अंदर फ्लूइड भर गया, यहाँ पे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रखे हो, इस इलेक्ट्रोड जो है इसके बीच में क्या आ गया, अभी फ्लूइड आ गया। इस फ्लूइड की वजह से जो है ये इलेक्ट्रोड प्रॉपरली इंपल्सेस को कैच नहीं कर पाता। कैच नहीं करने के कारण आपको ईसीजी में बहुत छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या बहुत छोटी टी वेव देखने को मिल सकती है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी क्या है, फ्लैट या स्मॉल टी वेव का कारण है। तो वो 4 कारण ध्यान रखने हैं अगर ईसीजी में फ्लैट या स्मॉल टी वेव दिखती है: हाइपोकैलेमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्टरनेंस टी वेव। अल्टरनेंस टी वेव का मतलब आपको टी वेव अगर जो है अल्टर होती हुई दिख रही है, बार बार चेंज होती हुई दिख रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी छोटी कभी बड़ी, तो मतलब हर बीट के साथ में अगर टी वेव चेंज होती हुई दिख रही है उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेंस टी वेव। तो उसका पहला कारण है सीवियर मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया का रीजन क्या है, आपको यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हर चीज में मायोकार्डियल इस्कीमिया आ रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हार्ट की मायोकार्डियम को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही। अब सेल क्या कर सकती है, ज्यादा काम भी कर सकती है, ज्यादा एक्टिवेट भी हो सकती है, उस समय पे कम भी हो सकती है, स्लो हो सकती है, डिप्रेस्ड हो सकती है। तो उनकी वजह से क्या होता है, टी वेव टॉल भी दिख सकती है, स्मॉल भी आ सकती है, इन्वर्टेड भी आ सकती है, ठीक है, या बिल्कुल फ्लैट भी आ सकती है, अल्टरनेट चेंज भी हो सकती है। तो अगर बहुत ज्यादा मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है उस वाली कंडीशन के अंदर टी वेव आपको जो है अल्टरनेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अगर वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गया, अरिथमिया, वेंट्रिकल की जो रिदम है वो क्या हो गई, इरेगुलर हो गई है, वेंट्रिकल की रेट इरेगुलर हो गई, रेट कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी तेज हो रही है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर भी आपको टी वेव की जो शेप है, साइज है, वो चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है, जैसे अगर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा कम होने की वजह से ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाली कंडीशन के अंदर भी आपको टी वेव जो है टॉल या स्मॉल देखने को मिल सकती है, क्योंकि हार्ट जो अगर फेल हो गया, प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन पंपिंग नहीं कर पा रहा, पंपिंग अगर कभी तेज कर सकता है, कभी स्लो कर सकता है, कभी धीरे कर सकता है, तो चेंज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थोड़ा चेंज होता जाता है बीट टू बीट, और चेंज होने की वजह से टी वेव जो है स्मॉल भी हो सकती है या टॉल भी हो सकती है, उसकी शेप या साइज में भी चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जो मेन कारण है वो आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले टॉल के ध्यान रखने हैं, इन्वर्टेड के ध्यान रखने हैं और बाइफिजिक के ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाइफिजिक में आपको वैलेंस सिंड्रोम का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे जो है जितने भी टॉपिक्स आएंगे मन में काम आएगा। ऐसे आप एक एक डिजीज को, इन सब डिजीज को अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे, इनको अच्छे समझेंगे कि इन डिजीज के अंदर किस टाइप के, अब यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको टॉल टी वेव दिख रही है, पर किस टाइप की टॉल टी वेव दिखती है, मैं एक आपको ईसीजी बना देता हूँ इनकी, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा कि कैसी टी वेव देखने को मिलती है। देखो हाइपरकैलेमिया के अंदर आपको जो है टी वेव बहुत ज्यादा टॉल देखने को मिलती है, इवन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से भी ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, हाइपर एक्यूट एमआई के अंदर आपको जो है एसटी सेगमेंट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है और टी वेव थोड़ी टॉल देखने को मिलती है। ठीक, कभी कभार ये जो ईसीजी है ऐसी भी देखने को मिल सकती है। प्रिजमेंटल एंजाइना के अंदर भी सेम चीज आपको देखने को मिल सकती है, सेम ईसीजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मायोकार्डियल स्कीम में अब इन्वर्टेड टी वेव कैसे देखने को मिल सकती है आपको, अगर यहाँ पे क्या है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ टी वेव इन्वर्टेड आ रही है, तो वो किसके अंदर देखने को मिल सकता है, इस्कीमिया के अंदर, सब एंडोकार्डियल एमआई के अंदर। हाइपरट्रॉफी की बात करें तो जैसे अपन V5 की बात करें या V6 की बात करें, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेन पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वोल्टेज बढ़ रहा है, उसके साथ में टी वेव जो है वो इन्वर्टेड आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर भी सेम चीज, टी वेव इन्वर्टेड आ सकती है। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर आपको यहाँ पे आपको देखना है, आपको टी वेव जो है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ देखने को मिलती है, डीप और सिमेट्रिक टी वेव देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर भी आपको जो है टी वेव देखने को मिल सकती है, पर कैसी, यहाँ पे देखिए ऐसे आपको इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिल सकती है पैटर्न के साथ में। बाकी इसमें इतनी स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे बात करें वैलेंस सिंड्रोम की, तो वैलेंस सिंड्रोम की अगर बात करें तो आपको बाइफेजिक टी वेव देखने को मिल सकती है। ये क्या है आपकी बाइफेजिक टी वेव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये ईसीजी मेन है जिसको मैंने बता दी, ये सब आप देख लेना, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि किस टाइप की ईसीजी में जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी इन सबको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे,
कौन कौन सी डिजीज है, कैसे कैसे इसमें टी वेव चेंज हो रही है, ठीक है। आगे इसकी प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप से इसका रीजन क्या है, ऐसी टी वेव बनने का रीजन क्या है, वो भी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो जैसे जो लेक्चर चलते जा रहे हैं इनको आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस ना करिए। आप भी प्रॉपर जैसे रिदम में पढ़ेंगे तो आपको आगे याद भी होता जाएगा पहले का भी, और आगे भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और आपको ईजी लगने लगेगी। बाकी अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।